हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और हम लोग का चैप्टर फर्स्ट का फिजिक्स का 5 लेक्चर हो गया एंड आज का 6 है। टुडे टॉपिक आज हम लिख दिए हैं। हमको पढ़ाना आज फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है, यानी कि F बराबर r/2 होता है, कैसे इसको प्रूफ करना है। एंड फिर उसके बाद दर्पण सूत्र हमको पढ़ाना है, यानी कि मिरर फार्मूला पढ़ाना है, जो कि फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। और इसको हमको पूरा आज सॉल्व करना है। आज ये हमारा चैप्टर 6 लेक्चर होगा। तो चलिए आज की क्लास को हम शुरू करते हैं। क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 1 पार्ट 6। ये आज हमको पढ़ाना है टॉपिक F बराबर r/2, 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। हमको ये क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये दोनों टॉपिक आज कंप्लीट करा देंगे और कल का क्लास न्यूमेरिकल का क्लास होगा, जो इस चैप्टर से आंतरिक प्रश्न जो पूछे जाते हैं जिस तरह के, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स। तो आज इसको हम शुरुआत करते हैं। तो हमारा टुडे टॉपिक तो ये है, लिख दिए हैं, यहाँ पर हमको पढ़ाना है। तो ध्यान दीजिए, पहला ये है, सिद्ध करें कि F बराबर r/2 होता है। ये सिद्ध करना है, या इसी को बोल देगा क्वेश्चन करने के लिए कि फोकस दूरी स्मॉल f को हम लोग फोकस दूरी को डिनोट करते हैं। स्मॉल f और स्मॉल r में क्या रिलेशन है, यानी संबंध इनके बीच पूछ देगा। तो संबंध पूछ देगा तभी भी F बराबर r/2 हमको करना है, या इसी को ऐसे कर सकता है पूछने के लिए क्वेश्चन, या कि 2f बराबर r होता है। मतलब वक्रता त्रिज्या पूछ देगा। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है, जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 2f हो जाएगा, इधर सिर्फ r बच जाएगा। तो ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि फोकस दूरी दुगना होता है वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या है तो वक्रता त्रिज्या का दुगना होता है फोकस दूरी। ये भी पूछ सकता है कि इसको भी सिद्ध करके दिखाओ। तो दोनों बात एक ही है, ये करने के लिए कहे चाहे ये करने के लिए कहे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एकदम आसानी से इसको हम क्या कर लेंगे, क्लियर कर लेंगे। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ है जो कि आपको समझना बहुत ज़रूरी है, और आप समझ जाइएगा तो उसको आप बनाना करना सब आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा हम बता दें, हम इसे चिन्ह परिपाटी कल न्यूमेरिकल के क्लास में पढ़ाएंगे। चिन्ह परिपाटी आखिर होता क्या है, कैसे हम पॉजिटिव कहाँ लेके चलेंगे, कहाँ नेगेटिव लेके चलेंगे, तो उसको दिमाग में रखना है। तो एक हम छोटा सा पिक्चर इस यहाँ पे बना रहे हैं, जो कि इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसको समझिए। जहाँ पर हम कोई ऑब्जेक्ट रखते हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रख देते हैं, इसको हम नाम दे देंगे O पॉइंट। क्या नाम दे देंगे, O। यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस हमारा होगा ना, वस्तु की दूरी को, ऑब्जेक्ट की दूरी को हम लोग स्मॉल u से डिनोट करते हैं। किससे करते हैं, स्मॉल u से। तो दिमाग में रखिएगा। और यहाँ से इस तरफ में चलते हैं तो इसका वैल्यू जो होता है नेगेटिव हम लेके चलते हैं, तो -u से डिनोट करेंगे। जहाँ पर मान लीजिए मेरा इमेज बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा, उसको इमेज हम आई दे देते हैं ना। मान लीजिए यहाँ से यहाँ ये हमारा कहीं पर कटता है, मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह से इधर से कोई किरण आता है और यहाँ से इसे कोई किरण है, यहाँ पर मान लीजिए मेरा प्रतिबिंब बनता है, तो इसको आई नाम दे देते हैं। तो आई नाम, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ना, इसको v से, प्रतिबिंब की दूरी को हम लोग v से डिनोट करते हैं, और इसको -v से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्लियर होना चाहिए। और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो हम पढ़े हैं डिफिनेशन में सेंटर ऑफ, P से C के जो दूरी होता है ना, वो स्मॉल r कहलाता है। क्या कहलाता है, स्मॉल r। जो कि इधर से इधर चल रहे हैं, इसीलिए भी इसमें भी कुछ हो जाएगा -r से इसको हम डिनोट करेंगे। यदि इतना बात आपको समझ में आ रहा है तो इसको समझना आसान है, और दर्पण सूत्र को भी समझना क्या है, आसान है। फिर थोड़ा सा एक फार्मूला थोड़ा सा याद करने लायक ये है कि हमारा tan थीटा बराबर फार्मूला क्या होता है।
तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। इसी को हम लोग शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं और आधार को बेस कहते हैं, यानी P/B कह सकते हैं। लंब किसको कहते हैं, तो खड़ा वाला लाइन को लंब कहते हैं और पड़ा वाला लाइन को वो कहते हैं आधार कहते हैं। ठीक है, तो ये फार्मूला आपको इतना यदि क्लियर होगा तो इसको समझना बहुत क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो चलिए आज हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम फिगर की रचना करेंगे, फिगर बनाएंगे कि इसका प्रूफ करने के लिए कि F बराबर r/2 कैसे होता है, तो उसके लिए कुछ पिक्चर बनाना पड़ेगा। तो हम थोड़ा पिक्चर बना लेते हैं, समझिए। ये हमारा एक कॉनकेव मिरर है, यानी अवतल दर्पण बना रहे हैं, ये ऐसे हम बना रहे हैं। और इसका पिक्चर बनाने के लिए तो पहला तो ये हमारा है कि सीधे चलाएंगे तो आपको पता है कि कहाँ से होके जाएंगे, सीधे चलाएंगे F से जाएंगे, यहाँ तक में हमको ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होगा। सीधे चलाएंगे F से जाएंगे, तो यहाँ से सीधे चलाएं और F से गए। और इसको सिद्ध करने के लिए हम क्या करेंगे, C से एक इमेजिन कर देते हैं कि ये जो लाइन यहाँ से गया इसको नाम दे देते हैं A, इसको नाम दे देते हैं B, यहाँ से निकल रहा है। और यहाँ से C से एक पॉइंट को क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। C से एक पॉइंट को क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। रचना कर रहे हैं, इसका दर्पण का नाम देते हैं A। ठीक है, तो सबसे पहले इसका लिखना होगा, क्या लिखना होगा कि क्या लिखेंगे इसको, मतलब कि इसका मतलब होता है ना कि माना कि ये एक अवतल दर्पण है, मैंने एक अवतल दर्पण है, मुख के समानांतर किरण चलाते हैं तो फोकस से होकर गुजरता है और साथ ही सी को ए से हम क्या करें, मिलाएं खुद से अपना मन से। सब एंगल का कुछ ना कुछ नाम दे सकते हैं आप, यहाँ पर क्या नाम देना चाहेंगे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, मान लीजिए पी क्यू, कुछ भी एंगल, थीटा बी, मतलब कुछ भी जो भी एंगल आप यहाँ पर मानना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे एंगल मान ले रहे हैं कि यहाँ पे ये एंगल मेरा क्या है, 1 है, यहाँ पे एंगल मेरा क्या है, 2 है, और एंगल यहाँ पे क्या है मेरा, 3 है। हम सब का क्या मान लिए हैं, एंगल मान लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसका रचना लिखना पड़ेगा कि हम इसको कैसे बनाए हैं। तो लिखेंगे क्या, माना कि ए में एक अवतल दर्पण है। ठीक है, माना कि ये मैंने क्या है, अवतल दर्पण है, बिल्कुल अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर तो दिख रहा है। फिर चलाएंगे कि मुख अक्ष के समानांतर किरण, ये मुख अक्ष हमारा है, मुख अक्ष के समानांतर किरण को चल रहा है, तो लिखें क्या, मुख अक्ष के समानांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाता है तथा सी को ए बिंदु से मिलाया, गुड। तो ये हमारा रचना हो गया जो कि हम लिख दिए, जो इसमें किया गया है उसी को हम क्या किए, लिख दिए, जो किया है। माना कि ये मैंने अवतल दर्पण है, मुख अक्ष के समानांतर किरण दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस से जाता है तथा सी को ए बिंदु से मिला, जो कि मिला है। एंड मिला तो दिए, ठीक है सर, इसका क्या है, कैसे जानेंगे कि ये क्या बोलते हैं कि F बराबर r/2 होता है, चाहे कुछ होता है, हमको कैसे पता चलेगा सर। तो पता चलेगा आपको, अभी तुरंत पता चलेगा। तो सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, प्रकाश के प्रवर्तन के हम नियम बढ़ाए थे कि आपतन कोण का मान प्रवर्तन कोण के मान के बराबर होता है, पहला नियम बताए थे। मतलब इस तरह का पिक्चर था हमारा, ये जितना होगा ये भी उतना ही होगा, हम बताए थे। जैसे अगर मान ली कि 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री होगा, अगर ये 1 होगा तो ये भी क्या होगा, 1 होगा। मतलब अगर मान ली कि यहाँ पर 1 रुपये में 4 टॉफी मिला तो 1 रुपये में 6 टॉफी मिला, तो बात एक ही है।
तो ई वाला वैल्यू जो है ना ई वाला के बराबर होगा। तो जस्ट लाइक नहीं लग रहा है कि यहाँ पर रिफ्लेक्शन ऐसे बना देंगे तो आपतित आया ऐसे गया, यहाँ से नॉर्मल लाइन पड़ गया। तो लिख सकते हैं कि एंगल एक बराबर एंगल दो जो है एंगल एक बराबर एंगल दो परावर्तन के नियम से लिख सकते हैं। और इसी प्रकार फिर आगे हमको लिखना क्या है, ये दिमाग में रखिएगा क्योंकि इधर यूज करेंगे हम। परावर्तन के नियम से एक बराबर एक दो, एंगल एक इज इक्वल टू एंगल दो जो लिखे हैं परावर्तन के नियम से, फर्स्ट नियम से, उसी प्रकार लिखेंगे एंगल दो इज इक्वल एंगल एक इज इक्वल टू, फिर से लिख रहा है एंगल एक इज इक्वल टू एंगल थ्री, एंगल एक जो है ना एंगल तीन के बराबर है। पहले कैसे, तो एकांतर कोण से, एकांतर कोण से। अब देखिए दो को यहाँ पर इक्वेशन लिखे कि एंगल एक बराबर एंगल दो है, एंगल एक बराबर एंगल तीन है। तो मान लीजिए कि समीकरण यहाँ पर मानते इसको इक्वेशन एक मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं इक्वेशन टू मान लेते हैं, ठीक है। तो दोनों देखिए इक्वेशन वन में, समीकरण वन में और समीकरण दो में देखिए LHS दोनों का क्या है, सेम है। यहाँ पर भी LHS में एक एंगल है और यहाँ पर भी LHS में क्या है, एंगल एक है। जब किसी का LHS जब बराबर हो जाता है तो ऑटोमेटिक वो दोनों समीकरणों का RHS भी क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे, जैसे हम कह दिए कि देखिए यहाँ पर कि y बराबर 7 प्लस 3 होता है, तो अगल का y बराबर के कारण है कि 4 प्लस 6 जो होगा ना 10 के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर LHS में दोनों का वैल्यू क्या है, बराबर है, बाई है बाई है बाई है, तो इसलिए RHS भी बराबर होता है। चूंकि हम यहाँ पर दोनों के बराबर करेंगे तो 7 प्लस 3 लिखेंगे इज इक्वल टू 6 प्लस 4 प्लस 6 लिखेंगे, तो ये भी 10 आ जाएगा और ये भी क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि जब LHS दोनों का बराबर होता है तो RHS भी दोनों का क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम दोनों का LHS एंगल एक से बराबर है, तो इसीलिए दोनों के RHS भी क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। तो RHS में इसका 2 है, इसका RHS में 3 है, तो लिख देंगे कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3। यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो कर दिए। अब यहाँ तक पहुँच तो गए सर, अब इसके बाद करना क्या है, कैसे हम जाने कि एफ बराबर, सर इतना दूर तक आप आए हैं, क्या बताएं, एफ का हमको लाना है, आर लाना है, किसी का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसके बाद भी वो मतलब आएगा। तो थोड़ा सा ये समझना है, कुछ हम ट्रायंगल्स का नाम लिख रहे हैं, अब वो ट्रायंगल्स आपको ध्यान में रखना होगा। जैसे हम कुछ लिख रहे हैं त्रिभुज के नाम, वो त्रिभुज के जब नाम आपको दिमाग में रहेगा, जैसे कि हम त्रिभुज के नाम लिख रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज AFC में, AFC से, तो AFC में जब ध्यान दें तो ट्रायंगल का पिक्चर थोड़ा सा मोटा होगा। ए है, एफ है, सी है, तो देखिए तो ये एक ट्रायंगल बना रहा है, AFC में ट्रायंगल, हाँ एक ट्रायंगल को दिख रहा है AFC। तो जब AFC सर दिख रहा है तो AFC में क्या, AFC का मतलब समद्विबाहु का मतलब भी थोड़ा सा पहले समझेंगे कि समद्विबाहु का मतलब क्या होता है। कोई एक ट्रायंगल जो है ना, इस तरह का ट्रायंगल हम आगे बना ले रहे हैं, समद्विबाहु मतलब दो इसमें साइड यानी भुजाएं जो हैं आपस में बराबर होंगे, मतलब ये वाला भुजा है जो ये वाला के बराबर होगा। तो दो भुजाओं को जब आपस में बराबर करते हैं उसी को हम समद्विबाहु ट्रायंगल बोलते हैं। तो समद्विबाहु ट्रायंगल में ये वाला भुजा और ये वाला भुजा मान के चलते हैं कि दोनों क्या है, बराबर है, ये वाला भुजा और ये वाला भुजा बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि AF बराबर CF, कह सकते हैं AF बराबर CF समद्विबाहु से। तो यहाँ पर लिख देंगे कि AF बराबर जो है हमारा क्या आ जाएगा, CF आ जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत है, कैसे आ रहा है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज से बोल रहे हैं। तो AF बराबर यदि हम CF कर दे रहे हैं, क्या कर दे रहे हैं, AF बराबर CF,
तो यहाँ तक तो हम कंप्लीट कर दें कि ए एफ बराबर क्या है, सी एफ हो गया। और जब ए एफ बराबर सी एफ हो गया तो यहाँ के बाद एक त्रिभुज का और हम नाम लिखेंगे, चाहे त्रिभुज का नाम नहीं, यहाँ पे ये करेंगे कि एक पॉइंट जो है ना, ये जो एक पॉइंट है पी के नजदीक लाएंगे, पी के क्या लाएंगे, नजदीक लाएंगे। तो थोड़ा सा पिक्चर को इधर समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए कि ये मेरा मुखज है, अब ये पॉइंट को हमको यहाँ लाना था, जाहिर सी बात है किरण हम सटा के इसे चलाना पड़ेगा तब ना लाएंगे। तो यहाँ हमारा इसमें क्या हो गया, पी हो गया, एफ हो गया और सी हो गया। कोई किरण ऐसे चलाते हैं मुखज के सामने आता है तो आपको पता है कि कहाँ से होकर गुजरता है, फोकस से होकर कैसे गुजरता है, तो गुजार दिए। तो जैसा देखिए ई पॉइंट हो गया, क्या लग रहा है ऐसा कि ई वाला जो लाइन है इसके बराबर है एपी का, पी एफ का जो लाइन है ए एफ के बराबर नहीं लग रहा है, ए एफ बराबर पी एफ, दोनों लगभग लाइन जो है ये वाला लाइन, ये लाइन जो है इसके बराबर है, ये वाला लाइन के ये वाला लाइन बराबर है, हम कह सकते हैं। तो इसीलिए पी एफ बराबर कुछ हो जाएगा ए एफ। तो यहाँ पर देखिए हम कह रहे हैं कि यदि ये बिंदु को यदि ए बिंदु को पी के निकट लाएं, तो लाएंगे तो क्या होगा, वैसा कंडीशन बनेगा। तो ये वाला जो भुजा होगा ना, ये वाला के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो इसीलिए बोलेंगे क्या कि ए एफ बराबर जो है पी एफ के है, तो ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, पी एफ के। तो दोनों जब ए एफ बराबर, तब फिर सब देखिए जैसे ऊपर किए थे एल एच एस दोनों का देखिए, इसको भी इक्वेशन क्या मान लीजिए, 3 मान लीजिए, इसको इक्वेशन कुछ मान लीजिए 4 मान लीजिए। तो समीकरण 3 और 4 में देखिए, इक्वेशन 3 और 4 में देखिए कि ए एफ जो है और ए एफ यहाँ भी, तो दोनों के एल एच एस बराबर है, तो इसलिए दोनों के आर एच एस भी क्या होगा, बराबर होगा, दोनों के आर एच एस क्या होगा, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कि पी एफ इज इक्वल टू सी एफ, पी एफ इज इक्वल टू कह सकते हैं सी एफ, मतलब पी एफ का जितना वैल्यू आएगा उतना ही सी एफ का वैल्यू। अगर पी एफ का वैल्यू 2 है तो सी एफ का भी वैल्यू 2 होगा। अगर मान लिया जाए यहाँ पर पी एफ के वैल्यू 4 है तो इसका भी 4 होगा, यहाँ 10 होगा तो यहाँ भी 10 होगा। बात इतना समझ में आया। अगर इसका ए होगा तो इसका भी ए होगा, इसका बी होगा तो इसका बी होगा। मान ली वैल्यू, मान लीजिए कि एफ का वैल्यू दे दिया गया है सी, तो इसका भी वैल्यू कुछ हो जाएगा सी। थोड़ा सा समझिए, यहाँ से यहाँ के जो दूरी जो है हमारा है ना, पी से एफ की जो दूरी होता है, स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं, इसको फोकस दूरी कहते हैं। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। और यहाँ से यहाँ का जो दूरी है ना, इसको स्मॉल आर कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल आर। क्या कहते हैं, स्मॉल आर। पी से सी की जो दूरी है स्मॉल आर है। तो हमको सिद्ध करना है क्या, एफ और आर तो लाना है। तो 2 कैसे आएगा, था अपना मन का यहाँ पे चलेगा, यहाँ पर कि पी सी इज इक्वल टू पी एफ प्लस सी एफ। ये हमको लिखना पड़ेगा क्योंकि लाना है हमको क्या, हमको देखिए पी एफ का वैल्यू मिल चुका है, पी एफ का वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। तो सी एफ का भी वैल्यू क्या हो जाएगा, स्मॉल एफ हो जाएगा। तो पी सी का वैल्यू कुछ हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। सब के वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पर रखेंगे और रखने के बाद यहाँ पर कैलकुलेशन कर देंगे, जो कि हमारा सिद्ध हो जाएगा। तो पी सी का वैल्यू यहाँ से देखिए, पी से सी के वैल्यू जो होता है कुछ होता है आर, तो यहाँ आर। पी एफ का वैल्यू क्या है, स्मॉल एफ। सी एफ का वैल्यू, जब पी एफ का वैल्यू स्मॉल एफ हो गया तो सी एफ की वैल्यू कुछ ही होगा, स्मॉल एफ ही होगा। तो R इज इक्वल टू, दोनों को जोड़ेंगे तो 2F हो जाएगा। हम बताए थे कि 2F बराबर R होता है। तो यहाँ तक अगर कहेगा ये वाला इक्वेशन सिद्ध करने के लिए कहते हैं, यहीं तक छोड़ देंगे। हमको लाना है क्या, ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। R बराबर, यहाँ F के गुना में है 2 तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ पे F, यानी कि ये भी हमारा सिद्ध हो गया। F बराबर R/2 हम सिद्ध कर दिए गोलीय दर्पण में। ये समझाने के लिए किए थे, जो कि आगे लेंस क्या बोलते हैं, मिरर फार्मूला सिद्ध करेंगे तो वहां पर इसका यूज हम करेंगे। फिलहाल इसका तो काम इतना ही से होगा, इतना से इसको क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं सब हम इतना ही कंप्लीट कर दिया। फिर से हम समझाते हैं। ये तो माना की रचना है। एंगल 1 बराबर एंगल 2 है, परावर्तन के नियम से हम कर दिए। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 एकांतर कोण के नियम से कर दिए। तो दोनों के LHS से बराबर था तो दोनों के RHS बराबर कर दिए।
समद्विबाहु त्रिभुज AFC लिखा है। समद्विबाहु का मतलब हम ये बताए थे कि जो इसका कोई ट्रायंगल का जो दो भुजा होता है ना आपस में बराबर होता है। मतलब हम बताएं इस तरह से कि मान लीजिए ट्रायंगल है तो बताएं कि ई वाला जितना होगा ना वही इतना होगा। तो यही यहाँ दो भुजा आपस में बराबर किए हैं AFC में। तो AFC में तो ये वाला एंगल, ये वाला साइड दोनों आपस में बराबर कर दिए। तो AF बराबर कुछ कर दिए CF कर दिए। तो यहाँ तक आगे फिर कहें कि यदि एक बिंदु को P के निकट लाए तो लाइन यहाँ पर बताएं कि ये दोनों भुजा जो है कुछ हो गया है, ये वाला लाइन का क्या हो गया, बराबर हो गया है। तो फिर से AF बराबर कुछ हो गया PF हो गया। तो दोनों का LHS भी यहाँ पर कुछ हो गया, बराबर हो गया। तो इसीलिए दोनों का RHS भी कुछ कर दिया, बराबर यहाँ कर दिया। अब यहाँ से एक लाइन आपको याद रखना पड़ेगा, PC बराबर PF प्लस CF होता है। बस यहाँ पर रखे हैं, कैलकुलेशन कर दिए, आंसर आ गया। तो यही हमको सिद्ध करना था। अब चलते हैं उसी प्रकार हम लोग मिरर फार्मूला में। क्या में चलेंगे, मिरर फार्मूला। चलिए तो इसको हम सिद्ध कर देंगे। हमको सिद्ध करना है दर्पण सूत्र। इसको हम क्या बोलते हैं, दर्पण सूत्र। यानी कि 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v। हमको यही क्या करना है, सिद्ध करना। ये हमको सिद्ध कर देंगे, आज का क्लास खत्म हो जाएगा। तो चलिए एक हम पिक्चर बनाते हैं और पिक्चर को क्या कीजिए आप समझने का प्रयास कीजिए। थोड़ा सा देख लेते हैं वीडियो चल रहा है या नहीं, क्या क्या स्पेस हमारा कम है। वीडियो तो चल रहा है। चलिए तो हमको सिद्ध करना है इतना दूर तक। tan थीटा बराबर लंब बटा था, इसका यूज होने वाला है। तो चलिए एक हम पिक्चर बनाते हैं और पिक्चर को ध्यान से बहुत समझने की जरूरत है। अगर नहीं समझेगा तो कोई काम का है नहीं। मान लेते हैं कि एम एक हमारा दर्पण है, यहाँ से ऐसे P हो गया, यहाँ पर F हो गया, यहाँ पे C, ऐसा पिक्चर हमारा है। तो आपको पहले से पता होगा, आप पढ़े होंगे कि जब ऑब्जेक्ट को अनंत और C के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब C और F के बीच में बनता है। पीछे हम पढ़ा है। तो यहाँ पर एक हम ऑब्जेक्ट मान ले रहे हैं O है, और यहाँ से सीधे चला रहे हैं किरण, और कहाँ आ रहा है, बीच में आ रहा है। तो इसको I मान ले रहे हैं कि उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, C और F के बीच में बन गया, कोई दिक्कत नहीं। उसका प्रतिबिंब क्या बन गया, C और F के बीच में बन गया, ठीक ना, C और F के बीच में बन गया। और क्या करते हैं ना, C को उसी तरह से इसको एक पॉइंट मान लेते हैं और C को उसी तरह से क्या करते हैं, फिर से क्या कर लेते हैं, मिला लेते हैं। मिला लिए तो लिखें क्या, माना कि ये मैंने एक अवतल दर्पण है, तो लिखें क्या, माना कि एम एक अवतल दर्पण है। एम एक अवतल दर्पण है जिसमें वस्तु अनंत और C के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब C और F के बीच बनता है तथा C को A बिंदु से मिलाए। ठीक है, ये हमारा रचना लिख दिए। जो कि रचना कुछ नहीं होता, जो यहाँ पर करे हैं उसी को क्या करना होता है, दिखाना होता है। हम लिख दिए कुछ। अब जो है हम एंगल मानेंगे। इसको ई वाला एंगल को हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, थीटा। इसको भी मान लेते हैं थीटा। ये एंगल एक थीटा और दूसरा थीटा, यहाँ पे मान लेते हैं इसको
अल्फा, बीटा एंड गामा। तीन को ऐसे हम पिक्चर में मान लिए हैं, लेट कर लिए हैं। अब यहाँ पर से इसका हम यूज बनाना चालू करेंगे, जो कि बनाना चालू कर रहे हैं ऐसे। तो सबसे पहले हम कुछ त्रिभुज के नाम लिखेंगे। थोड़ा सा बताना पड़ेगा बहिष्ठ कोण के बारे में क्या होता है। बहिष्ठ कोण, बहिष्ठ कोण, ये बहिष्ठ कोण होता कुछ ही, ध्यान दीजिए। कैसा भी कोई पिक्चर होगा, ऐसा मान लीजिए पिक्चर है, मान लेते ए है, बी है, सी है, तो अंदर वाला एंगल जो होता है ना, दो अंदर वाला एंगल जो होता है बाहर वाला तीसरा एंगल के बराबर होता है। मतलब ई वाला एंगल मान लीजिए कि मेरा ए है, ए नहीं, इसको मान लेते पी है, आई क्यू है, आई आर है। तो बहिष्ठ कोण से कह सकते हैं कि एंगल पी बराबर जो होगा क्यू प्लस कुछ ही होगा, आर होगा। मतलब अंदर के दो एंगल जो होता है बाहर के एक एंगल के क्या होता है, बराबर होता है। तो इसको समझना बहुत जरूरी था, हम जो कि बता दिए बहिष्ठ कोण के बारे में। तो थोड़ा सा समझिए यहाँ पे। तो यहाँ पर हम कुछ त्रिभुज के नाम लिख रहे हैं। ए ओ सी, जैसे देखिए तो त्रिभुज ए ओ सी से, ए ओ सी दिखा आपको, ए ओ सी देखिए, ए ओ सी, इसी के बारे में हम सिर्फ चर्चा कर रहे हैं। ये जो हमारा है ये समझ में आ गई, त्रिभुज दिख रहा है समझा। तो देखिए इसका बहिष्ठ कोण कौन है, बीटा है, और अंदर में एक थीटा एक अल्फा है। तो ये दोनों के जोड़ देंगे तो लिखेंगे कुछ कि बीटा बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस थीटा। हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। थीटा इस तरफ ऐसे लिख सकते हैं पलट के, चाहे ऐसे भी कर लीजिए। बीटा है, बीटा प्लस में अल्फा, तो इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा ये थीटा। तो इसी को पलट के इसे लिख देंगे, थीटा बराबर बीटा माइनस अल्फा। कोई दिक्कत, थीटा का वैल्यू हमको मिल गया। उसी प्रकार फिर से एक त्रिभुज का नाम लिख रहे हैं, ए ओ आई, ए ओ आई से। तो ए ओ आई, ये अब इसका बात हो रहा है ऐसे, ये वाला जब समझ में आएगा ये वाला के बात हो रहा है, ठीक है। तो बाहर का कोण ये है अल्फा, अंदर का कोण कौन है, ए ओ आई में। तो ए ओ आई में तो ये पूरा तो हमारा ये एक हो गया और एक ये वाला हो गया ऐसे। तो अंदर का कोण कौन कौन हो गया, एक थीटा हो गया, एक ई थीटा हो गया, एक अल्फा हो गया, एक बीटा हो गया। तो बीटा का यूज नहीं करेंगे, काहे नहीं करेंगे, क्योंकि ये एंगल का नाम नहीं है, ये सी का कहीं पर हम एंगल में नाम नहीं लिए हैं। ए ओ आई, तो ए ओ आई जहां जहां कोना बनाता है उसको देखना है। ए तो ये पूरा बना रहा है, एक ठिठा दूसरा ठिठा, तो पूरा मिलकर दो ठिठा हो जाएगा। वो एक अल्फा बना रहा है, सी का कहीं चर्चा, इसलिए इसका यूज हम नहीं करेंगे, डायरेक्ट कहाँ आ जाएंगे, आई क्या जगह पे आ जाएंगे। तो आई का बाहर बहिष्ठ कोण कौन हो जाएगा, ए ओ आई का, तो बहिष्ठ कोण इसमें हो जाएगा गामा। तो गामा बराबर हो गया हमारा क्या, ठिठा प्लस ठिठा, सब दो गो ठिठा का है लिख दिया। तो यहाँ पर दो गो ठिठा एंगल ए पर पूरा देख रहे हैं, तो दो गो ठिठा दिखाई दे रहा है, इसलिए ठिठा प्लस ठिठा प्लस क्या हो जाएगा अल्फा। तो गामा इज इक्वल टू थीटा प्लस एस। अब हमको पता है कि थीटा का वैल्यू कितना है, बीटा माइनस अल्फा। तो थीटा की जगह पर पुट कर दे, तब पुट द वैल्यू ऑफ थीटा यहाँ पर लिख देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, तो गामा इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा का वैल्यू क्या है, बीटा माइनस अल्फा प्लस अल्फा है तो अल्फा। गामा इज इक्वल टू 2 बीटा माइनस 2 अल्फा प्लस में 1 अल्फा। अब देखिए गामा इज इक्वल टू 2 बीटा है तो 2 बीटा कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा दो गो है, यहाँ पर एगो है, तो घटाएंगे तो एगो तो अल्फा बचेगा, यहाँ पर घटा दिए। अब बताइए गामा, गामा ये पटी माइनस का अल्फा है तो इस तरफ आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस का अल्फा हो जाएगा, यहाँ पर 2 बीटा। इसी को लिख सकते हैं 2 बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा, यहाँ तक लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, यहाँ तक तो हम कर दिए सिर्फ, अब यहाँ के बाद आगे बढ़ना है।
और यहाँ तक आपको समझ में आ गया तो यहाँ के बाद कोई भार है नहीं, बिल्कुल आसान है समझना। यहाँ तक आपको 2 बीटा बराबर गामा प्लस अल्फा तक आना है। ध्यान दीजिए, कोई भी ट्रायंगल रेंगल जब हम बनाते हैं तो अल्फा बीटा गामा का अगर कोई का भी बहुत मान कम होता है ना तो क्या हो जाता है, लूप हो जाता है। क्या हो जाता है, लूप नहीं करेंगे, उसके जगह पर हम लोग टैन का यूज कर लेते हैं। क्या यूज कर लेते हैं, मतलब इस तरफ भी टैन लगा देंगे, इस तरफ भी टैन लगा देंगे, तो क्या ही फर्क पड़ जाएगा। देखिए यहाँ पर अभी 2 बीटा जो है अल्फा प्लस गामा के बराबर है, ठीक है। तो इधर टैन लगा देंगे, इधर टैन लगा देंगे, तो दोनों जगह टैन लगा, तो टैन से टैन कैंसिल हो जाएगा, अभी तब कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसे कंडीशन में हम टैन का यूज करेंगे। यहाँ पर लिख के एक लाइन, यदि अल्फा बीटा और गामा का मान बहुत कम तो वैसी स्थिति में टैन थीटा का टैन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। टैन का प्रयोग करते हैं, या साइन का भी प्रयोग कर सकते हैं। आप टैन भी कर सकते हैं और साइन भी कर सकते हैं, ठीक ना। तो बस कुछ नहीं करना, बस इस समीकरण को लाना है। 2 है तो 2 लिखेंगे, बस खाली आगे टैन जोड़ देंगे। बीटा है तो बीटा यहाँ लिख देंगे, बराबर टैन गामा प्लस टैन अल्फा है तो टैन अल्फा यहाँ डाल देंगे। बस इतना तक कर दिए हैं। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं, टैन थीटा का फार्मूला लिखा है लंब बटा आधार। सबके जगह पर वही पर हमको पुट करना है, लंब बटा आधार, तीनों की जगह पे पुट कर देंगे। पुट करने के बाद थोड़ा बहुत डाल के कैलकुलेशन कर देंगे तो हो जाएगा हमारा काम। ये वाला आप ध्यान में रखिएगा, क्योंकि जगह है नहीं तो इसको इरेज करना पड़ेगा। ध्यान दीजिए, 2 है तो 2 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। टैन का फार्मूला लंब बटा आधार, तो ध्यान दीजिए ये हमारा लंब का काम करेगा, ये हमारा किसका काम करेगा, लंब का, ठीक है। बीटा है तो बीटा को पकड़ लीजिए, बीटा सी पॉइंट पर है, यहाँ पे बीटा ये है तो इसको पकड़ लो। तो लंब का काम एपी हो जाएगा, बीटा का काम कुछ हो जाएगा पीसी। तो लिख देंगे क्या, एपी बटा पीसी बराबर टैन गामा। बस गामा को पकड़ लो, गामा कहाँ है, यहाँ आई की जगह पे। तो ये लंब का काम तो यही करेगा, गामा यहाँ है, यानी पी से आए थे एपी बटा पी आई। तो एपी बटा पी आई प्लस है तो प्लस टैन गामा तो पकड़ लो, ओ पॉइंट पर दिख रहा है, तो एपी बटा ओपी, बस यहाँ पे ही लिखना था, एपी बटा पीओ। इस तरह से हम लिख दिए। थोड़ा सा भी बताएं, ये हमारा प्रतिबिंब बना है तो इसको हम v से सूचित करते हैं। अब बताएं कि नेगेटिव इसका वैल्यू लेकर चलेंगे, यहाँ से यहाँ जो ये जो बीटा है, यहाँ से यहाँ को वैल्यू को r कहते हैं। तो r की क्या जरूरत है हमको, तो बिल्कुल एपी बटा पी से, हाँ ठीक है। तो जो जो वैल्यू है उसको हम रखेंगे। तो 2 है तो 2, एपी का वैल्यू नहीं है, एपी का क्या वैल्यू है, कुछ नहीं, तो एपी है तो एपी ऐसे लिख देंगे। पीसी का वैल्यू है तो पी से सी, तो पी से जो हमारा सी है, पी से जो सी हमारा है, ये हमारा आर है। पी से सी हम बना दे, पी से सी के चलते तो इसको स्मॉल आर कहते हैं, स्मॉल आर यहाँ लिखेंगे माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का आर लिखते हैं बराबर। एपी का वैल्यू नहीं है तो एपी का वैल्यू रह देंगे पी से आई, प्रतिबिंब की दूरी है तो माइनस भी प्लस एपी का वैल्यू नहीं है पी ओ, तो पी से ओ वस्तु की दूरी है माइनस यू, यहाँ से यहाँ की जो दूरी है माइनस यू होगा, पी से ओ की दूरी माइनस यू होगा। यहाँ तक लिख दी। अब देखिए ऊपर वाला में एपी दोनों में कॉमन नजर आ रहा है इसमें, तो एपी को क्या करेंगे, हम बाहर निकाल देंगे। एपी को क्या कर देंगे, बाहर निकाल देंगे, तो एपी बाहर आ जाएगा, तो अंदर तो कुछ नहीं बचेगा, तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो 1 माइनस भी प्लस है तो प्लस 1 माइनस ए। एपी से एपी खत्म हो जाएगा, एपी से एपी दोनों के लिए इस तरफ एपी भी इस तरफ, दोनों के एपी को खत्म, तो यहाँ पर लिख सकते हैं -2/r, बचेगा जो माइनस नीचे नहीं रहता इसीलिए माइनस ऊपर चढ़ेंगे। अब यहाँ पर देखिए ए भी माइनस क्या हो जाएगा, ऊपर चल जाएगा, माइनस
वन बाई वी, प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस में आएगा, तो माइनस वन बाई यू। ठीक है, यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक हम पहुँच गए। यहाँ के बाद एक हम फार्मूला भी जस्ट पीछे सिद्ध किए हैं कि R बराबर 2F होता है। R बराबर क्या होता है? 2F। तो यहाँ पर ऐसा करके पहले माइनस को लेकर कॉमन लेकर खत्म कर देते हैं। माइनस 2R बराबर, इसको लेंगे तो माइनस कॉमन, तो अंदर में बचेगा वन बाई वी प्लस वन बाई यू। पी से कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर। अब देखिए 2 है तो 2, R के वैल्यू कुछ होता है, R बराबर क्या फार्मूला अभी तो हम सीधे किए हैं कि F बराबर क्या होता है? R बाई 2। तो तिरछा गुना करेंगे 2F हो जाएगा, यानी R के वैल्यू क्या हो जाएगा? 2F। तो R के वैल्यू यहाँ पे क्या रख देंगे? हम 2F रख देंगे। ठीक है, अब बच गए यहाँ क्या? V प्लस यू। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, तो ऊपर 1, कुछ नहीं बचेगा ऊपर, तो क्या बचेगा? 1 बचेगा। और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बचा, तो यहाँ पर लिख देंगे क्या? 1 बाई एफ 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू। यही हमको प्रूफ करना था। ठीक है, जो कि हम प्रूफ कर दिए। अब हम फिर से समझाने का प्रयास करते हैं। मेन पिक्चर है, पिक्चर को दिमाग में रखना है। पिक्चर अगर दिमाग में है तो उसको आराम से किया जा सकता है। तो यहाँ से चालू किए ए ओ सी से हम बहिष कोण के बारे में बताएं। जो बाहर के कोण होता है वो अंदर के दो कोण के बराबर होता है। बस वही यहाँ से काम किए, ठिट्ठा का वैल्यू निकाले, फिर ए ओ आई में चले, ए ओ आई का बाहर का कोण गामा है और सब अंदर का कोण को जोड़े, ऐसे किए। पुट द वैल्यू ऑफ ठिट्ठा, इसमें वैल्यू का ठिट्ठा का पुट करें और कैलकुलेशन भिड़ाते हुए यहाँ तक हम 2 बीटा तक, 2 बीटा इज इक्वल टू गामा प्लस अल्फा। वहाँ पर लिखिए कि यदि अल्फा बीटा गामा का मान बहुत कम होता है तो वैसे सिस्टम में टैन का हम यूज करते हैं। टैन का यूज करके लंब बटा आधार का फार्मूला लगा के, लंब बटा आधार सबका फार्मूला लगाया, लगाने के बाद सबका वैल्यू जो था पुट किए, सब नेगेटिव में वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन भिड़ा दिए, यहाँ तक हमारा क्या आ गया? आंसर आ गया। तो इस तरह से हम आज के टॉपिक को भी कंप्लीट किए। F बराबर R बाई 2, F बराबर 1 बाई F बराबर 1 बाई V प्लस 1 बाई U। दर्पण सूत्र भी हम आज क्या कर दिए? सिद्ध कर दिया। तो यहाँ तक तो हमको लगता है कि समझने में कोई तकलीफ हुआ होगा नहीं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।